हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 18 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ये हम अब विस्तार से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज अपनी छुट्टी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन जितने भी लोग लाइव आए हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि एक एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इसके अलावा लाइक बटन पर प्रेस कर दें। शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो आज की पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है एक इम्पॉर्टेंट डे से, जो कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को धार्मिक या भाषाई, राष्ट्रीय अथवा जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर वक्तव्य को अपनाया और प्रसारित किया। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2022 की थीम है ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। अब मैं यहाँ आपको कुछ पॉइंट बता दूं, जैसे मैं आपको डेली बताता हूँ कि इस न्यूज़ के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 18 दिसंबर को मनाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत कब करी थी, तो 18 दिसंबर 1992 को करी थी। उसके बाद इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। अब इम्पॉर्टेंट डे से यहाँ पर न्यूज़ है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट डे बताइए। सबसे पहला पॉइंट ये बताइए, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाते हैं। इसके अलावा विश्व जल दिवस किस दिन मनाते हैं और विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाते हैं। आप लोग जल्दी से लाइव क्लास में ही कमेंट किया करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस कॉमन क्वेश्चंस हैं। मैं आपसे लगभग हर रोज़ पूछता हूँ और हर रोज़ पूछने का कारण भी यही है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें क्लास में ही रटा देना चाहता हूँ। तो जल्दी से कमेंट कॉलम में आंसर करिए। अब बात यहाँ पर यूएनओ की हुई है, तो क्या आप जानते हैं यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह पड़ता है न्यूयॉर्क के अंदर। वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो यह है एंटोनियो गुटेरस। अब अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया 18 दिसंबर को, तो कमेंट कॉलम में बताइए अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद वर्णित है। बढ़ते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ है जीआई टैग से। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा जीआई टैग दिए जा रहे हैं। जीआई टैग किसी भी क्षेत्र की किसी विशेष वस्तु को उसकी गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है। तो वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा 9 चीज़ों को जीआई टैग दिए गए हैं। उसी में से एक चीज़ है असमिया गमछा। असमिया गमछा को मिला है भौगोलिक संकेतक टैग यानी जीआई टैग। तो गमछा का शाब्दिक अर्थ तौलिया होता है और आमतौर पर असमिया घरों में इसका उपयोग प्रतिदिन किया जाता है। बिहू उत्सव के दौरान आदान प्रदान के लिए बने गमछा को बिहुआन के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद होगा, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि बिहू उत्सव मनाया जाता है असम में। तो चलिए कमेंट कॉलम में बताइए बिहू उत्सव कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अगर बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग की शुरुआत 1999 एक्ट के तहत करी गई थी। सबसे पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, तो आपको याद होना चाहिए दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 के अंदर। अब कमेंट कॉलम में ये बताइए गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला था, ये कहाँ की है। इसके अलावा ये भी बताइए सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला था, ये कहाँ का है। कमेंट कॉलम में दोनों राज्य बताइए कि कौन कौन से राज्यों के हैं। आपको याद होना चाहिए कंदमाल हल्दी को भी जीआई टैग मिला था। इसके अलावा कड़कनाथ मुर्गे को भी जीआई टैग मिल चुका है। कमेंट कॉलम में सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए कि ये सारी चीज़ें कहाँ की हैं। अच्छा, आप जानते हैं क्या असम के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है। अगर आपको पता है असम के गवर्नर, तो कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में ही स्थित है। किस नदी पर स्थित है, कमेंट कॉलम में ये आप आंसर दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ भी जीआई टैग से है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत सरकार ने 9 चीज़ों को जीआई टैग दिए हैं, उसी में से है लद्दाख को अपने रक्त से कार्पो खुबानी के लिए पहला जीआई टैग मिला है। तो रक्त से कार्पो खुबानी हाल ही में जीआई टैग सूची में पंजीकृत होने वाली 9 वस्तुओं में से एक है। लद्दाख में 30 से अधिक प्रकार की खुबानी उगाई जाती हैं, लेकिन रक्त से कार्पो किस्म विशेष रूप से इस क्षेत्र में पाई जाती है। लद्दाख की यह विशेष किस्म अपनी मिठास और बेहतरीन रंग के लिए जानी जाती है और इसमें सफ़ेद रंग की गुठली होती है।
उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब जीआई टैग की तो बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो कमेंट कॉलम में बताइए हेमिस नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। इसके अलावा ये बताइए डाचीग्रम नेशनल पार्क ये किस एक राज्य में पड़ता है। क्या आपने नेशनल पार्क का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक दिया गया है एसएससी जीडी जीके जीएस कांस्टेबल करके एक लिंक दिया गया है जो कि सक्सेस सीरीज का है। हम सक्सेस सीरीज का पार्ट हर रोज शाम को 5:30 पर डिस्कस करते हैं, तो जो लोग क्लास में नहीं आ पाते हैं वो जा करके एक एक वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक 41 क्लास मैंने की हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए, तो जा करके एक एक क्लास को देखकर आइए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ है दो महत्वपूर्ण खिलाड़ियों से, इनका नाम आपको जानना चाहिए। तो ये खिलाड़ी हैं राफेल नडाल और ईगा स्वियातेक। ये बने हैं वर्ल्ड चैंपियंस 2022। तो राफेल नडाल और ईगा स्वियातेक को उनकी संबंधित श्रेणियों में आईटीएफ विश्व चैंपियन 2022 का खिताब दिया गया है। आईटीएफ क्या है तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। राफेल नडाल अपने कैरियर में 5वीं बार आईटीएफ चैंपियन बने हैं। पुरुष युगल वर्ग की बात करें तो इसमें राजीव राम और जो सेलिसबरी ने पुरस्कार जीता है, जबकि महिला युगल में बारबरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने तीसरी बार महिला युगल का सम्मान हासिल किया है। कमेंट कॉलम में इन सारे खिलाड़ियों के सारे संबंधित देश बताइए, ये आपका काम रहेगा। पहला पॉइंट आप ये बताइए राफेल नडाल किस देश से बिलोंग करते हैं। दूसरा पॉइंट बताइए ईगा स्वियातेक किस देश से बिलोंग करती हैं। फिर ये बताइए राजीव राम और जो सेलिसबरी किस देश से बिलोंग करते हैं। बारबरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा किस एक देश से बिलोंग करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इसके अलावा आपको पता है पूरे विश्व में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है और विंबलडन होता है। तो कमेंट कॉलम में ये आंसर दीजिए फ्रेंच ओपन किस एक फील्ड में खेला जाता है, किस प्रकार की फील्ड होती है, और यूएस ओपन किस एक फील्ड में खेला जाता है, किस एक प्रकार की फील्ड होती है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में करिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है केंद्रीय खेल मंत्री साहब से। तो केंद्रीय खेल मंत्री ने नई दिल्ली में किया है हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण। तो केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम में 1975 के हॉकी विश्व कप विजेताओं ने भी शिरकत करी है। एफआईएच यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित किया जाएगा, यानी उड़ीसा में 13 जनवरी 2023 से शुरू होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 5 दिसंबर को भुवनेश्वर में राष्ट्रव्यापी ट्रॉफी टूर का शुभारंभ भी किया गया था। आपको पता होना चाहिए हॉकी एक ऐसा खेल है जिसको उड़ीसा राज्य ने गोद भी ले रखा है। तो उड़ीसा राज्य और हरियाणा राज्य ऐसे राज्य हैं जो अपने राज्य में सबसे ज़्यादा खेल को प्रोत्साहन दे रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खेल को प्रोत्साहन देंगे तो खिलाड़ियों का जुनून उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ेगा। आप देख रहे हैं हमारे देश में जाने कितने ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में जाकर, कॉमनवेल्थ में जाकर अपने देश का सिक्का जमाया और वहाँ पर जाकर बहुत सारे मेडल्स जीते। अब उम्मीद करते हैं आगे आने वाले दिनों में जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स का सूखा रहता है, क्योंकि हमारा देश गोल्ड मेडल 1 या 2 ही जीत पाता है, वैसे 2 तो नहीं ही जीत पाते हैं, 1 ही जीत पाते हैं। तो आगे आने वाले समय में गोल्ड मेडल काफ़ी सारे आने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि केंद्रीय खेल मंत्री साहब ने नई दिल्ली में किया है हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का उद्घाटन। आज की अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है संस्कृति मंत्रालय से। संस्कृति मंत्रालय ने किया है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन। तो संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से वेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव का आयोजन 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक किया जा सकता है। त्योहार का उद्देश्य महान महाकाव्यों योद्धाओं को सम्मानित करना है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो कमेंट कॉलम में ये बताइए वर्तमान समय में संस्कृति मंत्रालय किन के पास है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है, जो कि 182 फीट की है, अहमदाबाद के केवड़िया में स्थित है।
कमेंट कॉलम में ये बताइए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इन दोनों में से कौन है, एक बार में कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं लाइव, सारे लोग आंसर्स देते जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग लाइव क्लास में जुड़ करके और काफ़ी सारे आंसर्स देते हैं। कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा जो काफ़ी सही आंसर्स देते हैं। मैं उनके कमेंट्स को डेली पढ़ता हूँ। आप ये ना सोचिएगा कि मैं आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता जाता हूँ और एक एक कमेंट्स को लेता जाता हूँ। कुछ बच्चे हैं मेरी क्लास के, जैसे मनीष शुक्ला है, प्रियंका है, इसके अलावा खुशी है, संजना सिंह है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार कमेंट्स करते रहते हैं, एक एक पॉइंट्स को बताते रहते हैं। तो कीप इट अप गाइस, इस चीज़ को बनाए रखें, क्योंकि लगातार चीज़ों को आप डेली पढ़ते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। और हाँ, जिनका भी नाम नहीं लिया है आप परेशान मत होना, आपका भी नाम लिया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने जा रही है उड़ीसा सरकार। तो उड़ीसा सरकार ने ऐसी घोषणा करी है कि राज्य के पशुपालक अपने पशुओं को लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीका लगवाएंगे। 15 दिसंबर 2022 तक प्रदेश के 18,842 मवेशियों में लंपी चर्म त्वचा के लक्षण दिखाई दे चुके हैं। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। आपको याद होगा लंपी त्वचा रोग एक ऐसा रोग आया था अभी कुछ दिन पहले, जिससे हमारे देश में बहुत सारे जानवर मरते जा रहे थे। तो ये एक त्वचा रोग था, जैसे कुछ समय पहले कोरोना आया था जिससे लोग मर रहे थे, उसी प्रकार ये जानवरों के लिए भी रोग आया था। तो याद रखिएगा इस न्यूज़ को। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एनएमडीसी ने जीता है आईईआई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार। तो नेशनल माइनर एनएमडीसी ने चेन्नई में आईईआई यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 जीता है। देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और उच्च स्तर की व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए 37वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस ने सम्मानित किया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो यह हैदराबाद में है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर हम जानें राष्ट्रीय विकास निगम लिमिटेड से, तो आइए एक एक पॉइंट को जान लेते हैं कि राष्ट्रीय विकास निगम लिमिटेड क्या है। एनएमडीसी के बारे में अगर जानें तो एनएमडीसी लिमिटेड, जिसे पहले राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नाम से जाना जाता था, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन आता है। यह लौह अयस्क, तांबा, रॉक फॉस्फेट आदि का खनन करता है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसकी स्थापना करी गई है 15 नवंबर 1958 को। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। अच्छा, आप जानते हैं हैदराबाद में किस एक महान व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण इस साल किया गया था? कमेंट कॉलम में उस व्यक्ति का नाम बताइए, कौन से व्यक्ति थे जिनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक का नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। तो जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें अध्यक्षता करी है, कौन अध्यक्षता करती हैं, तो वित्त मंत्री जी अध्यक्षता करती हैं। निर्मला सीतारमण जी ने इस बैठक की अध्यक्षता करी है। परिषद जीएसटी के तहत निर्धारित कर की दरों, नियमों और विनियमों को बनाने का कार्य करती है और इसमें वित्त मंत्री और उनके समकक्ष शामिल होते हैं। आप ये कमेंट कॉलम में बताइए जीएसटी किस एक समिति की सिफारिश पर स्थापित करी गई थी। मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूँ। जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 को हुई थी। एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या आप जानते हैं जीएसटी शुरू करने वाला विश्व का पहला देश और भारत का पहला राज्य कौन था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एम्स दिल्ली से। एम्स दिल्ली से न्यूज़ ये है कि एम्स दिल्ली परिसर तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित हो गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली को दिसंबर में तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। एम्स नई दिल्ली की स्थापना 1956 में हुई थी और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। इसके अलावा एम्स के परिसर में धूम्रपान और तंबाकू थूकना रोगियों, आगंतुकों और गलती करने वाले व्यक्तियों के लिए दंडनीय अपराध माना जाएगा और ऐसा करने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसा कदम सही है क्योंकि इससे लोग इस प्रकार के गलत काम बहुत ही कम करेंगे। तो एम्स के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है वाराणसी में 1 महीने से चल रहा है काशी तमिल संगम का समापन किया गया है। आपको मैंने 1 महीने पहले ही बताया था, जब 17 नवंबर 2022 को काशी
और तमिलनाडु के बीच 1 महीने का उत्सव शुरू किया गया था। तमिलनाडु से काशी के लिए रवाना होने वाली पहली काशी तमिल संगम विशेष ट्रेन के साथ इसको शुरू किया गया था। तो अब इसका समापन हो गया है। बात हुई है यहाँ पर उत्सवों से, तो क्या आप जानते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल किस एक राज्य का फेस्टिवल है? चलिए मैं ही बताता हूँ, नागालैंड का फेस्टिवल है। अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था बिहू फेस्टिवल कहाँ का है, तो असम का फेस्टिवल है। अब 2 क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए। ये बताइए सिग्मो फेस्टिवल किस एक राज्य का है, संगाई फेस्टिवल किस एक राज्य का है, वांगला फेस्टिवल किस एक राज्य का है, और इसके अलावा लाई हरोबा फेस्टिवल किस एक राज्य का है। अब आप बोलेंगे 2 क्वेश्चन बोल के 4 चिपका दिए। कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कॉलम में दीजिए। मैं इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर होती जाएंगी। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब से। इन्होंने तिरुवनंतपुरम में कुल 45.536 करोड़ रुपए की लागत वाली 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। अवसंरचना परियोजनाओं में NH-66 पर लगभग 13 किलोमीटर की लंबाई वाला देश का सबसे लंबा 6 लेन का फ्लाईओवर भी शामिल है, जो तेज और परेशानी मुक्त कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा। क्या आप नेशनल हाईवेज जानते हैं? और ये जानते हैं नेशनल हाईवेज कौन सा कहाँ पर स्थित है? अगर आप नहीं जानते हैं ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर के एक एक वीडियो को देखिए। उसमें से एक वीडियो आपको नेशनल हाईवे का भी मिलेगा जो मैंने डिस्कस किया हुआ। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट कॉलम में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक काम करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कल नेटवर्क की समस्या बहुत ही ज़्यादा रही थी, जिस वजह से क्लास में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई, मुझे रिकॉर्डेड क्लास डालनी पड़ी। कोई बात नहीं, नेटवर्क की समस्या हो या कोई भी परेशानी हो, हमारे हौसले बहुत ही बुलंद होने चाहिए। आपकी छुट्टी का दिन मंगलमय हो, और हाँ, छुट्टी के दिन में एंजॉय ही मत करते रहिएगा, पढ़ाई भी करिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।